तो दोस्तों, अगर लिस्ट में आप लोगों को भी ट्रिपल सी का एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ट्रिपल सी का मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस एंड आंसर इसमें मैं सॉल्व कराऊंगा। और ट्रिपल सी एग्जाम अगस्त 2025 में ही होना है, आप लोगों को पता ही होगा। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं कोई भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सब इसमें अच्छे क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना। इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस का मैं कराऊंगा और जो अगला पार्ट होगा 50 उसमें करा दूंगा, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाती है तो फिर इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है बच्चों का। तो हम शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो ये तो काफी कॉमन क्वेश्चन है, हम लोगों को पता ही होगा, क्योंकि इसको क्लास एट से ही पढ़ाना शुरू हो जाता है, पढ़ाते हैं सब लोग। तो इसका सिंपल से आंसर ही होगा, आप लोग पता भी होगा, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, कंप्यूटर का जो जनक है, कंप्यूटर के जो जनक है वो चार्ल्स बेबेज जी हैं। ठीक है, फिर आता है कंप्यूटर में सूचना किस रूप में होती है? तो इसमें क्या होता है, जो कंप्यूटर में जो सूचना रहती है वो डिजिटल रूप में होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन टू का हमारा बी ऑप्शन सही होगा। फिर सीपीयू का पूरा नाम, ये तो आप लोग को काफी इजी लगता होगा, लेकिन इसमें क्या है, सब सेम सेम लगेगा, थोड़ा थोड़ा करके, बहुत नॉर्मल डिफरेंट है चारों ऑप्शंस में। लेकिन इसमें हम देखेंगे, एक है सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट और सेंट्रल प्रिंसिपल यूनिट। तो इसमें तो आपको पता ही चल गया होगा कि इसमें कौन सही है, तो हम फिर भी देखते हैं। ये क्वेश्चन थ्री है, इसमें क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री का बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अब आते हैं कंप्यूटर की मेमोरी को क्या कहते हैं। अब जो कंप्यूटर की मेमोरी है भाई, उसे क्या कहेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। तो फिर इसमें क्या होगा, क्वेश्चन फोर में हमारा ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि कंप्यूटर की मेमोरी को मेमोरी ही कहते हैं। ठीक है, अब फिर आता है कंप्यूटर गति किसमें मापी जाती है? अब इसमें आपको दिखेगा एम एस करके है, फिर एम एच जेड या जी एच जेड है, फिर एम बी पी एस है, फिर एच जेड है। ठीक है, हर्ट्स। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी हर्ट्ज में भी नापा जाता है, लेकिन इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो मेगा हर्ट और गीगा हर्ट से ठीक होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो सीपीयू की क्लॉक स्पीड होती है इसी में मापी जाती है। जैसे कि जो प्रोसेसर होते हैं, अगर जैसे 120 यू प्रोसेसर हम लोग देखेंगे तो उसमें 2.4 जीएच तक का प्रोसेसर स्पीड मिलता है, जो कि नॉर्मली स्टूडेंट वाइज जो लैपटॉप होते हैं उनमें रहता है। बाकी जो हाई होते हैं उनका 5 GHz से अधिक होता है क्लॉक स्पीड। तो इसमें जो गति मापी जाती है सीपीयू की या फिर कंप्यूटर की, वो MGHz या GHz में होती है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन फाइव का बी आंसर राइट होगा। फिर उसके बाद हम लोग का आता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस पर आधारित थे? ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा, फर्स्ट जनरेशन आता है, थर्ड फोर्थ फिर ऐसे आते रहते हैं। तो जो फर्स्ट जनरेशन था हम लोग का, वो वैक्यूम ट्यूब्स के आधार पर आधारित थी। ठीक है, क्योंकि उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे। फिर आपको पता ही होगा उसके बाद जो कंप्यूटर आते हैं उसमें वैक्यूम ट्यूब नहीं थे, ऐसे ऐसे करके सभी हैं। तो उसके बाद फिर आता है फाइलों को एक साथ संग्रहित करने के लिए क्या प्रयोग होता है? ठीक है, तो आप लोग को पता ही होगा, जब जिससे हमारे पास ज्यादा सारा फाइल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक फोल्डर बना देते हैं और उसमें सारे फाइल्स को डाल देते हैं। तो इस हिसाब से जो हमारा क्वेश्चन होगा ये सेवंथ का बी राइट होगा, फोल्डर होगा। ठीक है, फिर आते हैं इनपुट डिवाइस कौन से हैं। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 का है, इसमें क्या होगा, सी होगा, ये इनपुट है, बाकी ये मॉनिटर प्रिंटर स्पीकर ये सब आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो इसमें हमारा 8 का सी आंसर होगा। ठीक है, फिर आते हैं 9 क्वेश्चन में, एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? निर्देशों का समूह होता है, वेबसाइट होता है, रैम होता है, फोल्डर होता है। तो इसमें तो आपको देख के लगे होगा वेबसाइट तो नहीं होगा, और रैम भी नहीं होगा और फोल्डर भी नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, निर्देशों का समूह, यानी कि नाइन्थ का ऑप्शन ए सही है। फिर आते हैं रोम का क्या अर्थ होता है। अब देखिए इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन आपको लगेगा देखने में, क्या रीड ऑन मेमोरी, ऑन इसमें आ जा रहा है। ठीक है, फिर रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ऑपरेटिंग मेमोरी। ठीक है, तो ये क्या है, रीड और मेमोरी तो किसी का नहीं होगा, इसमें क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो होता तो रैम का हो जाता, और ये तो डी वाला तो कोई है नहीं। फिर रीड ओनली मेमोरी, जो कि सिर्फ पढ़ने में यूज होती है। ठीक है, तो ये रीड ओनली मेमोरी हम लोग का राइट होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन सही है। और फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, गेम चलाना है, ऐसा तो होता नहीं है। फिर एंटीवायरस स्कैन करना, फिर फॉर्मेटिंग, ऐसा नहीं है ना। इसमें क्या होता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना। इसमें क्या होता है, जो यूजर बैठा हुआ है और जो हम लोग के पास हार्डवेयर है, इन दोनों में इंटरफेस प्रदान करना। यूजर क्या उसको ऑर्डर दे रहा है, फिर हार्डवेयर उसको क्या इंटरफेस पे क्या शो कर रहा है, ये काम होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो इसमें हम लोग का 11 नंबर का ए सही होगा। फिर उसका जाता है अस्थाई मेमोरी कौन सी होती है? अस्थाई है, यानी कि स्टेबल नहीं है ये।
तो इसमें क्या होगा, रैम। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या होगा, अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? तो रैम क्या होता है, अस्थायी मेमोरी नहीं होती है, आपको पता ही होगा। तो इसमें जो हमारा अस्थायी मेमोरी होगा वो होगा हार्ड डिस्क, क्योंकि जो हार्ड डिस्क में जो स्टोरेज हम लोग का रहता है वो परमानेंटली सेव होता है, तब तक नहीं हटता जब तक हम उसको डिलीट ना करें। लेकिन कोई चीज रैम में अगर सेव होती है तो जैसे ही लाइट जाएगी या कंप्यूटर हम लोग ऑफ करेंगे फिर रिसेट हो जाएगा, फिर सब कुछ डिलीट हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे बी सही होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। फिर कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? बूटिंग। इसका आंसर होगा बूटिंग। प्रोसेसिंग क्या होता है, किसी फाइल को हम लोग ओपन ओपन करते हैं तो जो टाइम लगता है वो प्रोसेसिंग होता है। ठीक है। फॉर्मेटिंग क्या होता है भी आप जानते होंगे। फॉर्मेटिंग जब किसी डाटा को हम लोग पूरे क्लियर कर देते हैं तो फॉर्मेट होता है। और लॉगिन क्या होता है, कंप्यूटर ओपन होने के बाद अगर उसमें कई यूजर्स होते हैं तो उसमें लॉगिन का ऑप्शन आता है कि आप कौन सा अपना यूजर लॉगिन करेंगे। ठीक है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का ए सही होगा। फिर आते हैं वेब ब्राउजिंग क्या करता है। ठीक है। वेब ब्राउजर क्या करता है, तो आपको पता ही होगा, वेब ब्राउजर जैसे क्रोम। क्रोम पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं तो एक वेबसाइट ओपन होता है, यानी कि क्या मतलब हुआ, वेबसाइट खोलता है। तो इसमें जो 14 नंबर है इसका आंसर होगा ए। वेबसाइट खोलता है, पिक्चर बनाता है नहीं, डाटा सेव करता है नहीं, हार्डवेयर कनेक्ट करता है नहीं। ये सब तो किसी तरह से अगर तुम देखेंगे दूर से तो हो सकता है कि कुछ इसमें से कुछ करता हो, लेकिन इसका मेन काम है वेबसाइट ओपन करता है, बस यही होता है इसका। और अब पूछ रहा है अस्थायी मेमोरी। पिछली क्वेश्चन में क्या था, अस्थायी था, इसमें अस्थायी यानी कि अनस्टेबल। मैंने आपको बताया था कि अनस्टेबल मेमोरी रैम होती है, कि लाइट बंद करो या कंप्यूटर ही बंद करो सब कुछ रिसेट हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 15 का ए सही होगा। फिर आता है 16 नंबर, आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो आपको इसमें पता ही होगा, कीबोर्ड क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है। अब इसमें क्या है, मॉनिटर है। ये मॉनिटर जो होता है ये आउटपुट डिवाइस होता है। बाकी माउस कीबोर्ड और स्क्रीन सब इनपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है। इसमें कुछ समझाना तो है नहीं। फिर आता है सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो फिर इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन बी, कैच फाइल्स। अब आपके फोन में भी आपको दिखता होगा कैच फाइल्स क्लियर करने के लिए 1-2 GB का हो जाता है। अब कैच फाइल्स क्या होता है, अगर जो आपके फोन में कैच फाइल्स होते हैं आप देखेंगे कि अगर जो आप नेट ऑफ कर देंगे और इंस्टाग्राम ओपन कर देंगे तो भी इसमें रील्स आते रहेंगे, थोड़े बहुत रील्स आएंगे। वो जो थोड़े बहुत रील्स आते हैं वो डाउनलोड नहीं होते हैं, वो कैच फाइल्स होते हैं। लेकिन अगर जो आप अपना फोन रिस्टार्ट कर देंगे और फिर इंस्टाग्राम ओपन करेंगे, नेट ऑन नहीं करेंगे, तो आपका इंस्टाग्राम खुलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको रिबूट करने के बाद कैच फाइल्स डिलीट हो जाते हैं। ठीक है। तो कैच फाइल सबसे तेज काम करते हैं और इन लिमिटेड टाइम के लिए ही होते हैं कैच फाइल, जो डिवाइस को चलाने के लिए अच्छे रहते हैं। ठीक है। फिर आते हैं 18वें नंबर के क्वेश्चन पे। तो 18वें में हम लोग का ऑप्शन है क्या है, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो फिर इसमें लैन वैन ये सब इसके पार्ट होते हैं ना, लेकिन इसमें क्या है, आईपीओ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ठीक है। अभी जो यूजर वाला था पीछे क्वेश्चन में वो उसी टाइप में है, इसे इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इसमें क्या होता है, इनपुट का प्रोसेस करता है और आउटपुट का प्रोसेस करता है। तो इसमें क्या होगा, ये आईपीओ सिद्धांत पे आधारित होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 19, कौन कंप्यूटर में किसी डिवाइस को जोड़ने के लिए कौन सा पार्ट यूज होता है? फिर आता है हमारा 19 नंबर है, तो इसमें क्या होगा, आप लोग अपने फोन को कनेक्ट करेंगे मान लीजिए, तो कैसे करेंगे, यूएसबी टाइप यूज करते हैं ना, यूएसबी एक फोन अपने लैपटॉप में लगाएंगे या पीसी में लगाएंगे और दूसरा अपने फोन में लगाएंगे। फिर क्या होगा, आपका फोन कनेक्ट हो जाएगा आपके पीसी से, आपके फोन में जितनी डाटा है सब आपके पीसी में दिखने लग जाएंगी। तो सिंपल सा चीज हुआ, यूएसबी इसमें सही है। बीजे केबल का यूज क्या होता है, जब हमको डिस्प्ले यूज करना होता है तो बीजे केबल लगा देंगे तो फिर वो जो डिस्प्ले रहेगा वो हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा, फिर जो इसमें रहेगा वो भी डिस्प्ले उसमें रहेगा। फिर एचडीएमआई केबल भी है, ये दोनों लगभग इसी टाइप में होते हैं। तो इसमें हमारा यूएसबी सही होगा। अब फिर आते हैं 20वें नंबर के क्वेश्चन में। इसमें क्या है, कंप्यूटर से डेटा पूरी तरह हटाने के लिए क्या प्रयोग होता है? अब बात यहाँ कंप्यूटर की हो या मोबाइल की हो, दोनों लोग लगभग इलेक्ट्रिक मटेरियल ही हैं, दोनों एक ही तरह, बस मोबाइल छोटा कंप्यूटर होता है और ये बड़ा कंप्यूटर होता है, इसमें थोड़ा इसमें विंडोज यूज होता है। ठीक है, वो एंड्रॉइड होता है। लेकिन ये चीज सेम होती है, आप लोगों ने सुना होगा जब आपका फोन हैंग करता है तो आप क्या कहते हैं, भैया इसको फॉर्मेट करवा दीजिए। ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट हो रहा है पूरी तरह से पूरी डेटा को डिलीट कर देता है, उसमें एक भी डेटा नहीं बचेगा। और जब पूरा डेटा हट जाता है फिर आपका मोबाइल या पीसी एकदम फ्री हो जाता है, फिर स्मूथली वर्क करने लगता है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कंप्यूटर में डेटा पूरी तरह से हटाने के लिए फॉर्मेट का यूज होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 21, विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? अब फिर आता है 21 है, तो इसमें क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। आपने पढ़ा होगा इसको कहीं ना कहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ही होता है। ठीक है।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अलग होता है। फिर आता है रिसाइकिल बिन में क्या होता है, आपको तो अच्छे से पता होगा ना। आप फोन भी अगर फोटो डिलीट करते हो तो पहले रिसाइकिल बिन में जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या दिख जाएगा, डिलीट की गई फाइलें, यानी कि रिसाइकिल बिन में वही फाइल होती हैं जो डिलीट की जाती हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा 22 का क्वेश्चन होगा सी। फिर उसके बाद आते हैं 23 नंबर पे, एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। 23 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। इसमें क्या रहेगा, वर्ड प्रोसेसर, ठीक है। एमएस वर्ड में हम लोग क्या करते हैं, स्प्रेडशीट तो एक्सेल में होता है, प्रेजेंटेशन तो पावर पॉइंट में होता है। तो इसमें ऑप्शन हम लोग का क्या रहेगा, वर्ड प्रोसेसर रहेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आते हैं नई फाइल खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो सिंपल क्वेश्चन है, कंट्रोल एन। जैसे ट्रिपल सी में सब क्वेश्चन एकदम टफ नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ उनको इजी भी बनाने होते हैं ना, तो कुछ थोड़ा बहुत इजी भी रहेगा। तो फिर सेव करने की शॉर्टकट की होती क्या होता है, कंट्रोल एस होता है। कंट्रोल एस से न्यू फाइल ओपन होती है, कंट्रोल एस से एंडो होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, ठीक है। तो फिर यार बोल्ड के लिए शॉर्टकट की क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा बोल्ड के लिए। तो इसका जो आंसर होगा हम लोगों का बी ऑप्शन होगा, कंट्रोल प्लस बी, इससे हम लोग का बोल्ड होता है। आपको पता ही होगा जिसने एमएस वर्ड पढ़ा होगा, कंट्रोल प्लस आई से इटालिक होता है, वर्ड इटालिक हो जाता है। कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है, और कंट्रोल पी से प्रिंट होता है। फिर आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 में, एक्सेल किसके लिए प्रयोग किया था, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, डाटा एंट्री, स्प्रेडशीट और गणनाएं, ग्राफिक डिजाइन। तो इसमें सीधी सी बात है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है सबके लिए तो वर्ड यूज होता है। इसमें क्या रहेगा, स्प्रेडशीट और गणनाएं। एक्सेल का आप और जो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें आपको सीधी बात दिखेगी, गणना करना, ठीक है। एक्सेल में की गणना करने के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। इसमें क्या रहेगा, स्प्रेडशीट और गणनाएं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सी ऑप्शन सही होगा। फिर आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 पे, ठीक है। इसमें कौन सा सही होगा, एमएस एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। अब आप कभी देखेंगे कोई एक्सेल का फाइल रहेगा तो उसके लास्ट में लिखा होता है .xlsx, ठीक है। जो वर्ड का होता है वो DOCX होता है, पावर पॉइंट का होता है .pptx होता है, और तो ब्राउजिंग का होता है HTML वाला, ठीक है। इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा 28 में बी सही होगा। फिर उसके बाद आते हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर 29 पे। फिर इसमें क्या रहेगा, एक्सेल में फॉर्मूला डालने की शुरुआत किस चिन्ह से होती है। एक्सेल में अगर जो आपने कभी यूज किया होगा उसमें आपने देखा होगा, कोई भी फॉर्मूला अगर जो हमें यूज करना है तो उसके लिए हमको उसके आगे इक्वल टू लगाना पड़ता है, इक्वल टू, यानी कि इसमें 29 का सी सही होगा। फिर और डाउन करेंगे, फिर आएगा हमारा 30 क्वेश्चन। अब इसमें क्या, एक्सेल में जोड़ने का, जोड़ करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा ना। इक्वल टू सम सबसे एकदम जो बेसिक फार्मूला हम लोग को बताया जाता है कहीं भी, वो इक्वल टू सम ही होता है। टोटल क्या होता है, पूरा टोटल करने के लिए भी होता है, लेकिन इसका अलग यूज हो जाएगा, इसका जोड़ने के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं अपने 31 पे। इसमें क्या, एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन कहाँ से बदला जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए होम टैब में क्या होता है, होम टैब में जनरली हम लोग फॉन्ट को बड़ा करते हैं, चेंज करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, और सेट करते हैं, थोड़ा अगल बगल दाएं बाएं जो भी रहता है उसमें, ठीक है। लेकिन अब इंसर्ट टैब में क्या होता है, कुछ भी हमको इंसर्ट करना होता है। अब लेआउट टैब में क्या होता है, हम लोग पेज सेट करते हैं, चाहे वो पेज का ओरिएंटेशन हो, चाहे पेज का मार्जिन हो, जो पेज से रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं वो लेआउट टैब में ही होते हैं। फिर आता है अपना क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। इसमें क्या, एक्सेल में पंक्तियां किससे पहचानी जाती हैं। पंक्तियां मतलब पंक्ति की बात हो रही है यहाँ पे, कॉलम्स की बात नहीं हो रही है। तो पंक्ति में क्या होता है, हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 32 है इसका आंसर होगा बी, यानी कि 1 2 3 जो नंबर्स लिखे होते हैं वो पंक्तियां होती हैं, ठीक है। अब फिर नीचे आएंगे, देखिए पूछ रहा है एक्सेल में कॉलम किससे पहचाने जाते हैं। अभी तक क्या पूछ रहा था, पंक्तियां, अब क्या पूछ रहा है, कॉलम्स। तो कॉलम्स के लिए क्या होगा, ABC, यानी कि 33 का ऑप्शन नंबर बी राइट है। फिर आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 34 पे। एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला दो सेल को जोड़ने के लिए होता है, दो सेल्स को यहाँ पे जोड़ने की बात हो रही है। तो इसमें हम लोग क्या होगा, सी, दोनों। अभी को मैंने बताया कि जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू सम का यूज करते हैं। लेकिन अगर जो आप इक्वल टू सम यूज नहीं करते हैं, लेकिन इक्वल टू आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। इक्वल टू आप लगाएंगे तभी आपका फार्मूला वर्क करेगा। लेकिन सिंपल से जोड़ने के लिए फार्मूला यूज नहीं करना पड़ता है। अगर जो हम ऐसे लिख देंगे इक्वल टू A1 प्लस B1, तो A1 सेल्स को और B1 सेल्स के जो वैल्यू होगा उसको ये जोड़ देगा। तो इसमें हम लोग का सी सही होगा। लेकिन अगर जो आपके एग्जाम में आता है सिर्फ यही आपको देता है, इसमें मान लीजिए कि ये भी दे दिया आपको, सिर्फ ये दे दिया तो आप इस पे टिक करेंगे, और या फिर सिर्फ ये दे दिया तो इसको टिक करेंगे। और जो दोनों दे दिया है तो आप क्या करेंगे, सी, यानी कि दोनों प्रेस करेंगे, ठीक है।
अब उसके बाद आता है 35 नंबर का क्वेश्चन, हम लोग देखेंगे पावर पॉइंट किसके लिए उपयोग किया जाता है। टेक्स्ट एडिटिंग, कोडिंग, स्लाइड प्रेजेंटेशन, ऑडियो एडिटिंग। तो ऑडियो एडिटिंग के लिए तो होता नहीं है। फिर टेक्स्ट एडिटिंग इसके लिए तो नहीं होता, क्योंकि इसके लिए तो वर्ड ही नॉर्मली यूज होता है ना। और कोडिंग के लिए तो होगा नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। अब आता है स्लाइड प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है, जो एड बनाई जाती है ना कंपनी वाली, वो होती है। इसमें किसी को प्रेजेंटेशन शो करना है, वो भी यहाँ से होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी सही होगा। फिर आता है हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन, इसको हम लोग देखेंगे। पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। एक्सेल्स क्या होता है, एक्सेल का होता है। डॉट डीओसी क्या होता है, डॉक्यूमेंट का होता है, नहीं कि एमएस वर्ड का। फिर क्या होता है, टीएसटी ये टेक्स्ट फाइल का होता है। और डॉट पीपीटी ये है हमारा पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम, ठीक है। 36 नंबर का सी क्वेश्चन, सी ऑप्शन राइट होगा। फिर हम लोग देखेंगे 37 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट कहाँ से बदलते हैं। फिर वही क्वेश्चन आ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले था पेज पेज लेआउट था। अब क्या कह रहा है, स्लाइड लेआउट कहाँ से बदलते हैं। तो इसका क्वेश्चन हो सकता है आप लोग गेस कर लिए हो। 37 नंबर का क्वेश्चन होगा लेआउट। लेआउट टैब में ना मिलेगा, और कहाँ से मिलेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा हम लोग को। फिर आता है 38 नंबर, एक प्रेजेंटेशन में कितनी स्लाइड्स हो सकती हैं। तो स्लाइड्स तो ऐसे होती हैं जैसे एक समुद्र में कितने बूंद होते हैं, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा अनलिमिटेड, क्योंकि इसमें काउंट किया ही नहीं जा सकता ना, इतना ज्यादा होता है। फिर हम लोग अब देखेंगे 39 क्वेश्चन का आंसर। 39 में क्या है, एमएस वर्ड में हेडर कहाँ से जोड़ा जाता है। तो एमएस वर्ड में हेडर जो जोड़ने होता है वो इंसर्ट टैब में जोड़ा जाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, इंसर्ट टैब से हम लोग कुछ भी इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो हेडर क्या है, जोड़ने की बात हो रही है, यानी कि कहीं ना कहीं इंसर्ट की बात हो रही है। तो इंसर्ट टैब में ही ये होगा। डिजाइन में क्या होता है, कोई भी अभी हम टेबल बना दे रहे हैं, कोई भी वर्ड आर्ट से कुछ भी टाइप कर दिए तो डिजाइन में जाएगा, ठीक है। फिर फाइल में क्या होता है, फाइल में जाने के बाद हम लोग अपना जो प्रीवियस फाइल है उसको देख पाएंगे। कोई फाइल उसको इंसर्ट भी कर सकते हैं। और लेआउट तो मैंने बताया दिया आपको, पेज सेटअप के लिए होता है और लेआउट चेंज करने के लिए सब होते हैं। फिर अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। वर्ड में फॉन्ट साइज बदलने के लिए कौन सा टैब होता है। तो मैंने थोड़ी देर पहले ये भी आपको बताया था कि जो होम टैब होता है इसके अंतर्गत हम फॉन्ट चेंज करते हैं, साइज बड़ा करते हैं, छोटा करते हैं। तो ये भी हमारा क्लियर ही हो गया, समझिए। तो इसका 40 नंबर का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, होम, ठीक है। फिर आते हैं 41 नंबर, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। इंटरनेट का जनक तो वैसे इसमें दिखा रहा है कि ये, अगर जो आपको इतने ऑप्शंस मिलते हैं तो ठीक है, इतने ही ऑप्शन से तो कोई बात नहीं। तो इसमें हमारा क्या रहेगा, आर पैनेट रहेगा, ठीक है। इसमें हमारा होगा आर पैनेट, ये। लेकिन अगर जो आपको ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इसके जो जनक होंगे वो दूसरे होंगे, भी मैं आपको टाइप करके बता दे रहा हूँ। बिंट कर्फ होंगे, ठीक है, ये एक हो गए। और उसके बाद एक और साइंटिस्ट है, जैसे कि मैक्सिमम इस सब में क्या होता है ना, ये सब बड़ी चीजें हैं तो इनमें एक नहीं कभी न, इसमें दो ही रहते हैं। दो लोग मिलके काम करते हैं ना इसमें। और एक ये हो गए और एक थे रॉबर्ट कान, ठीक है। अगर जो आपको ये ऑप्शंस नहीं दिखेंगे, ये वाले आर पैनेट वाले, और उसमें ये विंट कर्फ या फिर रॉबर्ट कान का रहेगा नाम, तो आप लोग इसको करिएगा, ठीक है, इसको आप लोग करेंगे, ठीक है। और फिर आते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है। फिर इसमें क्या है, वर्ल्ड विथ वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो इसमें जो हमारा राइट क्वेश्चन होगा 42 का, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। वर्ल्ड विद वेब ये होता ही नहीं है, वर्ल्ड, ये क्या है, वाइड वर्ल्ड वेब, पूरा अपोजिट कर दिया है। फिर क्या है, वेब विथ वर्ल्ड भी नहीं है, तो इसमें हम लोग का कौन सा सही होगा, 42 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर आते हैं 43 पे, वेब ब्राउजर कौन सा है, एमएस वर्ड। अच्छा ये बताइए, वेब ब्राउजर क्या होता है, जो लिंक को खोलता है, ठीक है, यानी कि ब्राउजर्स को खोलता है ना। तो एमएस वर्ड से क्या आप लोग लिंक ओपन करते हैं, नहीं ना, नहीं होता है। एक्सेल में, एक्सेल में क्या होता है, इसमें शीट होती हैं, स्प्रेडशीट होती हैं, गणनाएं होती हैं। तो ये तो इसमें होगा नहीं। अब पेंट में क्या होता है भाई, इसमें तो नॉर्मल सा बस पेंटिंग होता है, शेप बनाते हैं, सब सिखाने के लिए, माउस को पकड़ने के लिए सिखाया जाता है इस सबसे। तो इसमें जो वेब ब्राउजर होगा वो क्रोम होगा। अब इसमें मैं आपको नए नए और वेब ब्राउजर बता दे रहा हूँ। जैसे आपको मैं बता दूं, भी नए नए होते हैं सब। अभी एक आ गया है ना, इट्स करके, माइक्रोसॉफ्ट इट्स करके, ठीक है। ये भी एक वेब ब्राउजर है, ठीक है। एक आता है मोजिला, मोजिला फायरफैक्स, ऐसे करके कुछ होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर एक आता है याहू, आपने नाम सुना ही होगा, याहू। ये सब क्या है,
ये सब है एक वेब ब्राउजर, ठीक है, और एक इंटरनेट सीधा सा होता है, पहले आता था ये सब विंडोज 7 में, अब तो नहीं आ रहा शायद। तो ये उसके लिए होता है, ठीक है। इसमें हमारा होगा क्रोम, क्रोम राइट आंसर होगा हमारा। फिर आते हैं एक वैध ईमेल एड्रेस कौन सा है। अब ऐसे तो देखना आसान नहीं होगा, लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें काम कैसे करता है। देखिए इसमें सबसे पहले तीन मुख्य भाग होते हैं, ठीक है। यूजर नेम होता है, जैसे उदाहरण में हम लोग यूजर मान लेंगे। फिर क्या होता है, एट द रेट होता है, सिंबल। फिर डोमेन नेम या फिर उसका एक्सटेंशन नेम से डोमेन डॉट कॉम, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग का क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर 44 का सी सही होगा। अब बाकी ऑप्शन सही क्यों नहीं होंगे, तभी ना हमको समझ में आएगा। अब ए में अगर आप देखेंगे www.user.com, यह एक वेबसाइट का यूआरएल है, ना कि ईमेल का। ये www डॉट जो ये ईमेल का नहीं होता है, वेबसाइट का होता है। आप लोग वेबसाइट में देखे होंगे, जैसे कि अभी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी देखेंगे तो अभी दिखेगा उसमें www.siddharth university, www.gov.in ऐसे करके आता है ना। तो सब वेब ब्राउज़र के लिए होता है, ये ईमेल का नहीं होता है। और फिर ऑप्शन बी क्यों गलत है? फिर बी यूज़र में क्या होता है, यूज़र एट द रेट डोमेन, इसमें डॉट कॉम, डॉट ओआरजी और कोई भी एक्सटेंशन इसमें है ही नहीं, इसीलिए यह अधूरा है, अमान्य ईमेल है। भाई ये तो ना वेब ब्राउज़र ही लग रहा है, ना ईमेल, तो ये नहीं है। फिर सी तो हमारा सही है, क्योंकि इसमें एक डॉट कॉम है, फिर ये जो यूजर होता है, फिर एट द रेट भी है, डोमेन भी है, तो ये हो जाएगा ईमेल के लिए। फिर डी में क्या आता है, एच टी टी पी एस और स्लैश यूजर डॉट कॉम फिर है। ये क्यों नहीं है, इसमें क्या है, यह भी है एक वेब यूआरएल है, ईमेल नहीं। आप कोई ब्राउजर ओपन करेंगे तो उसमें आगे रहता है एच टी टी पी एस, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक यूआरएल है, ना कि एक ईमेल एड्रेस है, ठीक है। अब हम लोग 45 का देखेंगे। 45 में क्या है, ईमेल भेजने का मुख्य बटन क्या कहलाता है। ईमेल भेजने के लिए क्या होता है, इनबॉक्स में क्या होता है, हम लोग का मैसेज आता है, आउटबॉक्स में जो मैसेज गया हुआ होता है। लेकिन अगर जो हमको मैसेज भेजना है, कोई मैसेज हम लोग टाइप कर लिए और हमको सेंड करना है, तो हम लोग सेंड पे जब क्लिक करेंगे तब वो मैसेज सेंड होगा। तो हमारा जो मुख्य बटन होगा भेजने का, यही होगा। इनबॉक्स में मैसेज हम लोग का शो करता है, और आउटबॉक्स में जो मैसेज गया होता है, यानी कि ईमेल जो गया होता है, वो शो करता है। अब फिर आते हैं सीसी का अर्थ क्या है, कार्बन कॉपी होता है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सीसी का अर्थ क्या होता है, कार्बन कॉपी। कॉपी कॉपी नहीं होगा, कंप्यूटर कॉपी नहीं होगा, चैट कॉपी नहीं होगा। अब आता है बीसीसी का अर्थ क्या होता है। बीसीसी का क्या होता है, ब्लाइंड कंप्यूटर, नहीं ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं बीसीसी और सीसी में अंतर क्या होता है। अब देखिए जो सीसी होता है, कार्बन कॉपी होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई ईमेल है, किसी मेरे फ्रेंड ने भेजा, और मैं वो ईमेल किसी और फ्रेंड के पास भेज रहा हूँ। तो अगर जो मैं सीसी में भेजूंगा तो उसे पता चल जाएगा, उसे मैं बता दूंगा एक हिसाब से कि ये ईमेल मुझे इन्होंने भेजा था, फिर मैं आपको ये भेज रहा हूँ, ठीक है, ये होगा। लेकिन अब बीसीसी का क्या होगा, बीसीसी में मान लीजिए कोई किसी फ्रेंड ने मेरे पास ईमेल सेंड किया और मैंने किसी और को किया, तो अब मैं जिसको वो भेजूंगा ईमेल, उसको पता ही नहीं चलेगा ना, क्योंकि इसका जो बीसीसी का फुल फॉर्म है उसको नहीं पता चलेगा कि ये ईमेल अनुराग के पास कहाँ से आया है। तो उसको ये लगेगा कि अनुराग ने ये चीज मेरे पास डायरेक्ट भेजा है। तो बीसीसी का फुल फॉर्म भी ऐसे होता है। इसका जो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, इसका जो होता है कार्बन कॉपी होता है। तो ब्लाइंड मतलब जानते हैं आप क्या होता है, अंधा होता है। तो इसमें अंधा का मतलब ये होगा कि इसमें उसको पूरी जानकारी नहीं दी जाएगी कि ये कहाँ से मिला है अनुराग को, जो इसने मेरे पास भेज दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है, यूआरएल का पूरा नाम, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रीच लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक लाइन है ना, और यूनिफाइड राउटिंग लिंक। तो इसमें 48 का हमारा होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन ही सही होगा हमारा। फिर नाइन्थ का आ गया, एचटीटीपीएस का फुल फॉर्म, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हमारा 49 का ए सही होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये वही होता है एचटीटीपीएस जो हम लोग क्रोम में ब्राउजर के टाइम पे आपको दिखता होगा, वही वाला ये है, ठीक है। अब वेबसाइट एड्रेस क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 50 आ गया हम लोग का। इसमें क्या होता है, यूआरएल कहलाता है, ठीक है। अब वेबसाइट का जो एड्रेस होता है यूआरएल कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई लिंक है, मेरे यूट्यूब का ही लिंक है मान लीजिए, और वो एक वेबसाइट का एड्रेस ही है ना, उस जब हम वो एड्रेस इंटर करते हैं किसी ब्राउजर पे जाके, तो वो हमारा यूट्यूब का चैनल ओपन कर दे रहा है। लेकिन जो लिंक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूआरएल, ठीक है। तो हमारा 50 क्वेश्चन तो अभी आज कंप्लीट हो चुका है। तो अभी और भी क्वेश्चंस हैं, अभी 50 क्वेश्चन का एक और पार्ट 2 भी रहेगा इसमें।
तो अगर जो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। और इतना ही नहीं, अगर जो कोई आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ट्रिपल सी का तैयारी कर रहा हो, इसको एग्जाम देना हो, तो उसके पास जरूर शेयर करें जिससे उसका कोई हेल्प हो पाए। और जो आप जरूर ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसमें अगर जो भी कमी आपको लगी हो वो आप प्लीज कमेंट करें, क्योंकि अभी आज मैंने फर्स्ट टाइम ही पढ़ाया है तो मुझे नहीं पता कैसा क्या लगेगा। तो आप लोग इसका मुझे रिव्यू जरूर दीजिएगा कमेंट करके। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है गाइस, बाय बाय।